हेलो बच्चों। आज जानेंगे सामाजिक विज्ञान। क्या बात करेंगे बच्चों? इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का इतिहास बात करेंगे। जो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दो चैप्टर बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे पार्ट 3 होगा। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस चैप्टर पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज पूरा इस वीडियो को कवर कर देंगे। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ताकि आपको लॉन्ग वीडियो ना पड़े, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके आप सभी के साथ पेश किया है। तो बच्चों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो कि आपके लिए और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे। आपको देखकर मज़ा आने वाला है और क्लास में अगर मज़ा आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो बात करेंगे, पहला है आज का जो पॉइंट है वो है इतिहासकार। क्या बात करेंगे? इतिहासकार को पहले समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल से बात में समझना है आपको, पहले इतिहासकार। तो इतिहास को पहले तोड़ेंगे और कार को अलग करेंगे। तो इतिहास समझते हैं यानी कि जो बीती हुई बातें हैं उनके बारे में, और इतिहासकार यानी कि आर्टिस्ट है, कलाकार है, इतिहास के बारे में जानकार है, ज्ञान वाला आदमी को उसी को बोलते हैं इतिहासकार। जो इतिहास के बारे में जानता हो विस्तार से और उनको देख के ही बता दे इतिहास के बारे में, उसी को बोलते हैं हम लोग इतिहासकार, ठीक है। चलिए बात करेंगे। ओके, बात करते हैं इतिहासकार वह है जो इतिहास लिखे। इतिहासकार वह है जो इतिहास लिखे। एक इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति है जो अतीत के बारे में अध्ययन करता है और लिखता भी है। ज्ञान उसके पास बहुत ज्यादा है इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में बात करें, और इसे उस पर एक अधिकार के रूप में माना जाता है, ठीक है। बात करें, इतिहासकार मानव जाति से संबंधित पिछले घटनाओं की निरंतर व्यवस्थित कथा और अनुसंधान से चिंतित है। बात करें ना, तो साथ ही समय में सभी इतिहास का अध्ययन है। सभी इतिहास जितना भी है सबका अध्ययन किया हुआ है। बात करें, जो लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं, तिथि का अर्थ होता है। सबसे बड़ा चीज है, इतिहास कोई भी पढ़ ले उसको तिथि का जो अध्ययन है उसको तो करना पड़ेगा। अब तिथि का कैसे? तो भाई साहब 1 2 3 जो गिनती है ना, तो जैसे हम लोग अभी 2000 का चल रहे हैं, 2025 में चल रहे हैं ना, तो क्या है 2025 जो है वो क्या है, एक गिनती है, एक तिथि है। कब है? तो 2025 में भी हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो वो चीजें हैं, इस तरह से याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसमें थोड़ी सी आपको क्लियरिटी लाते हैं। BC का मतलब, AD का मतलब, सारा कुछ बताते हैं, है ना। देखिएगा, तो टकटकी लगा के देखना है, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और तो और हमें फॉलो भी जरूर करना है ना दोस्तों। बात करें अब, BC का मतलब क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं उसको, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का बात करें। ईसा के जन्म से पहले का बात करें तो उसी को बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। अब बात करें AD, ठीक है। AD का बात करें तो AD को होता है एनोन डोमिनी, ठीक है, यानी कि ईस्वी। क्या बोलते हैं इसको? ईस्वी, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करें तो उसे बोलते हैं ईस्वी, ठीक है। बात कर रहे हैं, ठीक, समझ गए। अब बात करते हैं कृषि का आरंभ, यानी कृषि का आरंभ कब होता है? तो 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8000 साल पहले कृषि का शुरुआत होता है। किसका? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का शुरुआत होता है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर के बारे में बात करें तो वह है 4700 की बात है। वो 4700 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी गंगा की घाटी के मैदान के बारे में, जिसे हम मध्यकाल में भी मानते हैं, ठीक है। तो वह है 2500 ईसा, 2500 पूर्व पहले, यानी कि 2500 पूर्व यानी पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी सभ्यता के आरंभ में। अब सभ्यता के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं सभ्यताओं के आरंभ में लोग गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, ठीक है। बात करते हैं सभ्यता के विकास के साथ लोग समूह में रहने लगे। क्या हुए? अब वहां से गुफाओं से निकल कर, कहाँ से? गुफाओं से, कंदराओं से निकल करके अब एक समूह में रहने लगे। इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह नदियों के किनारे होता था। क्या होता था? नदियों के किनारे, जहाँ पानी की व्यवस्था हो, ठीक है। तो नर्मदा नदी का पता किसका? तो नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक है, लगाओ नर्मदा नदी का पता। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी तट के पर रह रहे हैं। कहाँ? तो नर्मदा नदी, याद रखिएगा,
नर्मदा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यह रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक था। ठीक है, यानी कि आरंभिक यानी शुरुआती जो दौर है बसने का वो नर्मदा नदी ही है। ठीक है, बात करें वो कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। क्या हुआ था? विशाल संपदा, जो भी जंगल से फल फूल जड़ी बूटी मिलता था उस सब को जानते थे, है ना, याद रखिएगा। अपने भोजन के लिए वे जड़ें खाते थे। क्या? जड़, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों, यानी कि जंगल से जो भी चीज निकलता था, ठीक है, जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया जाता था। क्या करते थे? बात करें वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। कौन? तो पहले के लोग क्या करते थे? जंगलों से जानवरों का शिकार भी करते थे, इसको बोलते हैं इतिहासी भाषा में आखेट। याद रखिएगा। इन सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोन और मेसोपोटामिया की शुरुआत सभ्यता प्रसिद्ध है। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यह है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये वाला आपको शो कर रहा है, और ये है बेबीलोन की सभ्यता। ठीक है, और भी दिखाएंगे अभी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये वाली है मेसोपोटामिया की सभ्यता। थोड़ी बात करते हैं सिंधु व सहायक नदी। अब सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी है, यानी कि हेल्पर नदी जो हम बोल सकते हैं किसकी? तो सिंधु की हेल्पर नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात करते हैं उपनदी या सहायक नदी। उपनदी या सहायक नदी ऐसे झरने या नदी को बोलते हैं जो जाकर किसी मुख्य नदी में विलय यानी कि मिल जाता हो, उसी को बोलते हैं उपनदी या सहायक नदी। बात करें उपनदी सीधी किसी सागर या झील में जाकर नहीं मिलता है। जो सहायक नदी होते हैं या फिर उपनदी होता है वो डायरेक्ट जाके किसी झील या सागर में नहीं गिरता है, बल्कि किसी नदी में जाके मिलता है। ठीक है, कोई भी प्रमुख नदी और उनकी उपनदियों का संभर क्षेत्र बनती है, जहां का पानी उपस्थित उपनदियों के जरिए मुख्य नदी में एकत्रित होकर किसी फिर सागर में विलय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अभी आगे बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए अभी आपको शो करेंगे, दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे विस्तार से। चलिए देखिए ये नदी हमारे, ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। देखिए ये वाला बात कर रहे हैं अभी, देख लेना। जी हाँ, देखिए ये सहायक नदी है किसकी? तो यमुना। यमुना देख रहे हैं अभी यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए ये सिंधु नदी है, ये वाला सिंधु नदी आपको दिख रहा है ना, शो कर रहा है। जी हाँ, ये ब्लू कलर में वो है सिंधु नदी, जिसकी सहायक नदी देखिए यहाँ से आकर के कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। ठीक है, ये भी आकर के यहाँ मिल रहा है। ठीक है ना, वो सब रहा कुछ। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिंधु नदी जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। कहाँ? तो जो सिंधु नदी है वो जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। यह कश्मीर घाटी की एक महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ की? कश्मीर घाटी के एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन? तो सिंधु नदी। बात करें और झेलम नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भी है। जो झेलम नदी है उसकी एक प्रमुख सहायक नदी भी है। कौन? तो सिंधु नदी। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें गतिबल में सिंधु नदी बेहद शांत और सुंदर, बेहद शांत और सुंदर के बारे में बात करें, और यह नदी सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी भी बनाती है। बात करें हिमालय के उबड़ खाबड़ इलाकों से होकर इन नदियों इन नदी का एक अनूठा प्रवाह प्रथ था। बात करें इस नदी का प्रवाह, और प्रवाह मतलब होता है बच्चों बहाव। ठीक है, प्रवाह और अधिक तीव्र हो जाता है क्योंकि महिला हिमालय की कई सहायक नदियों मुख्य नदी में मिल जाता है। सिंधु नदी का उपयोग महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के रूप में मछली पकड़ने और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। किसकी? तो सिंधु नदी का। बात करें निम्नलिखित खंडों में सिंधु नदी के जल निकासी, वितरण, नदी परियोजना और मानव जीवित ज गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी कि बांटा गया है विस्तार से। बात करें 19 4700 वर्ष पूर्व, यानी 4700
वर्ष पहले, साल पहले आरंभिक नगर फल फूल गंगा व तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। 2500 यानी 2500 साल पहले ही नगरों का विकास होता है। अब बात करते हैं गंगा व सोन नदी के बारे में। तो गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ था मगध? जो मगध था वो गंगा के दक्षिणी प्राचीन इलाका में, ठीक है, दक्षिणी भाग में था, गंगा के दक्षिण वाला इलाका में। अब फिर बात करते हैं सिंधु नदी का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। देखिएगा, टकटकी लगा के देखिएगा, कहीं अगर प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और हमें फॉलो जरूर करना है, ताकि आपको ये सारे क्लासेस मिलता रहे। ठीक है, बात करते हैं इन नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई और घरेलू उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। किसकी? सिंधु नदी की। बात करें विभिन्न नगरों में मध्य से सिंधु नदी के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। बात करें इन नदी के पानी को विभिन्न उपचार संयंत्रों में भी उपचारित किया जाता है, ताकि यह पीने के लिए भी उपयुक्त हो सके। दोस्तों बता दें, रंगील जल उपचार संयंत्र सिंधु नदी के कश्मीर घाटी में घरेलू एवं पीने के उपयोग के लिए पानी के वितरण में महत्वपूर्ण है। कौन? तो जो संयंत्र है, कौन संयंत्र है बाबू? तो संयंत्र है रंगील रंगील जल उपचार संयंत्र। क्या है? रंगील जल उपचार संयंत्र लगा हुआ है, जो कि पानी को पीने योग्य बनाता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी के निवेश सिंधु नदी के नेविगेशन मुख्य रूप से नीचे से बंदरगाह नीचे से गांदरबल शहर तक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव धीमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु नदी विभिन्न जलीय प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। क्या है? बहुत से जंगली जानवर यानी कि मछली जो पानी में रहा करते हैं, उन सब के लिए प्राकृतिक आवास है, घर है। ठीक है, जैसे में बात करें तो ट्राउट ट्राउट सूटगन अन्य और विभिन्न अन्य मछलियां हैं। बात करें वहाँ ट्राउट विभिन्न प्रकार के, जैसे ब्राउन ट्राउट, कैसे ब्राउन ट्राउट, इंद्र इंद्रधनुष, बर्फ ट्राउट इस नदी के सबसे आम मछलियां हैं। बता दें आपको, इसलिए आर्थिक गतिविधियों के रूप में मछली पकड़ने के लिए सिंधु नदी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं यात्राएं। क्या बात करेंगे बच्चों? यात्राएं के बारे में बात करते हैं, यात्रा। ठीक है, चलिए यात्रा के बारे में बात करते हैं। देखिए ये आपको देख रहे हैं तस्वीर। ठीक है, चलिए बात करते हैं यात्रा के बारे में। तो भ्रमण करना मानव के स्वभाव में शुरू से रहा है। हम देख हम देखते हैं कि सभ्यताओं का विकास कुछ ही जगहों पर हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग फैलते गए। बात करते हैं तथापि प्रारंभ यानी कि शुरुआत में आवागमन के साधन नहीं बराबर थे। ठीक है, जो आवागमन यानी कि आने जाने का जो साधन था वो नहीं था। बात करें साथ में पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र भी मिल जाता था, जो प्राकृतिक बांध जैसे हम मान सकते हैं इसको, मिल जाता था। ट्रैवल करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करता था। बात करें हालांकि लोगों के लिए इन बाधाओं को पार करना आसान नहीं था। जो भी था, पर्वत था, पहाड़ था, समुद्र था, इनको पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। बात करें इसके पीछे पीछे कई कारण थे दोस्तों, जिनमें मानव मन की जिज्ञासा, भोजन की तलाश तथा कालांतर में व्यापार की संभावनाएं शामिल थी।
क्या कारण था इधर-उधर घूमने का? तो सबसे बड़ा मुख्य कारण था दोस्तों, वह था भोजन की संभावनाएँ और कालांतर में व्यापार, बिज़नेस करना, ये सबसे बड़ा इधर-उधर आदमी को भेजता था, ठीक है? ज आना-जाना लगा रहता था, सबसे बड़ा कारण था तो भोजन यानी खाना और व्यापार यानी कि बिज़नेस। दोस्तों अब बात करते हैं तिथियाँ के बारे में, ठीक है? याद रखिएगा ये बड़ी पॉइंट बड़ी इम्पोर्टेंट है, जाकि आपको हर जगह काम देने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना है और तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ ना तो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए, है ना? चलिए बात करेंगे अभी हमारी सभ्यता अतीत प्राचीन है, अति प्राचीन है, बहुत पुरानी है ना? यद्यपि सद्गुण और त्रेतागुण के प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर द्वापर के अंतिम भाग से लेकर अब तक का लिखित तथा भौतिक प्रमाण उपलब्ध हैं। क्या जी? लिखित तथा भौतिक प्रमाण है। लेकिन आज तिथियों की गणना विक्रम विक्रम संवत, ईस्वी संवत आदि की जाती है। अगर कोई तुम्हें तिथि के विषय में पूछे तो हम शायद दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई भी वर्ष बता सकते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। बात करें वर्ष की, यह गणना ईसाई धर्म किसका? ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। किसकी? तो ईसाई धर्म जो ईसा मसीह है, उनसे ही इसका मान दिया गया है। ठीक है? ईस्वी का बात करें तो। ठीक है? बात करते हैं अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद 2000 वर्ष के बाद से बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व लिखी जाती है। याद रखिएगा क्या लिखा जाता है? तो ईसा पूर्व लिखा जाता है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि को लिखेंगे। अभी से वर्तमान से पूर्व यानी कि पहले की तिथि को लिखेंगे, आरंभिक तिथि को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना? ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और ये चैप्टर में दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमें फॉलो जरूर करना है। दोस्तों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पेज आपको मैं यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में भी पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप सभी के साथ और सभी के साथ पहुंच सके। दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।